गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसका जो मॉक टेस्ट डाला था उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखिए आपकी डिमांड के अनुसार उसके सॉल्यूशंस को अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो देखिए वन बाय वन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एफ के विस्तार में लेंग्राज का शेषफल, जो लेंग्राज का शेषफल होता है उसका फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखिए, आर एन बराबर एक्स एन की पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन थीटा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर बस डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ के विस्तार में कोशी का शेषफल, कोशी रिमाइंडर्स क्या होता है? कोशी रिमाइंडर्स जो होता है वो आर एन बराबर एक्स की पावर एन वन माइनस थीटा टू पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल वन एफ एन थीटा एक्स, दोनों फॉर्मूले याद रखिए। डायरेक्ट किसी भी फंक्शन के एक्सपेंशन में आपको रिमाइंडर्स भी पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार से ये इसके ऑप्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए लेंग्राज थ्योरम, लेंग्राज थ्योरम्स के लिए क्या सी का मान ज्ञात करना है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है और अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो फंक्शंस दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपके पास में, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, और इंटरवल्स आपको ये दे रखा है। तो लेंग्राज जो थ्योरम्स होती है वो क्या होती है, एफ डी सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, सीधी सीधे वैल्यू रखनी है बी माइनस ए। तो इससे दो बातें याद कर लेते हैं, एक एफ बी तो क्या हो जाएगा, बी बी रख देते, अल्फा बी स्क्वायर बीटा बी प्लस गामा माइनस एफ ए का मतलब ए रख दो, तो अल्फा ए स्क्वायर माइनस बीटा ए माइनस गामा बी माइनस ए, ऐसा कैसा रह जाएगा, एफ डे सी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये टू अल्फा सी प्लस बीटा हो गया। इस प्रकार से ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करके सी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सी फाइंड आउट करने के लिए टू अल्फा सी बराबर, ये बीटा इधर चला जाएगा, तो बीटा इधर जाते ही अल्फा बी स्क्वायर प्लस बीटा बी प्लस गामा माइनस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बीटा ए माइनस गामा बी माइनस ए और माइनस बीटा, इससे एलसीएम ले लेते हैं, बी माइनस ए, एलसीएम ले लिया, अल्फा बी स्क्वायर बीटा बी प्लस गामा माइनस अल्फा ए स्क्वायर बी ए माइनस गामा माइनस बी बीटा प्लस ए बीटा। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बी बीटा से बी बीटा कैंसिल आउट हो गया, गामा से गामा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा अल्फा, अल्फा कॉमन आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, नीचे क्या है बी माइनस ए, इधर क्या है टू अल्फा सी। तो ये बी माइनस ए को सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी माइनस ए से कैंसिल आउट होके आपके पास में बी प्लस ए रह जाएगा, और ये टू इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो सी का मान आ जाएगा बी प्लस ए बाई टू। दिस इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ट था। नेक्स्ट लेग्रांज थ्योरम से आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द एंगल बिटवीन दे रखा है रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो टेन फाई इज इक्वल टू जहां पे ये होता है, तो ये जो फाई होता है वो क्या होता है आपके पास में, एंगल होता है, एंगल किसका होता है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। गलत को पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें गलत है, तो सीधे सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि गलत जो होगा वो आपके सामने P बराबर आर साइन थीटा होता है, ये वन अपॉन पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस डी यू स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे एक बटा पी स्क्वायर बराबर वन यू स्क्वायर और प्लस डी यू स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन में, और ये टेन थीटा इज इक्वल टू आर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये जो आर प्लस नहीं होता ये आर, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया आपका, करेक्ट गलत आंसर इसमें ये है, बाकी सभी फॉर्मूले आपके पास में। और जो रिजल्ट आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, उसमें भी क्या है कि डी आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर होना चाहिए, डी टू आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शंस में टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो डी आर अपॉन डी थीटा है पहले ऑप्शन में, ये ब्रैकेट में स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। बाकी ये आंसर सीधा सीधा गलत फोर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराबोला की पैडल इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो पैडल इक्वेशंस फाइंड आउट करने का वैसे तो बहुत इजी तरीका, इक्वेशंस पर बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। वैसे आपको बता देते पैडल इक्वेशंस क्या होती है, कि जिसे कोई भी कर्व दे देता है, उसके किसी पॉइंट पे उसकी टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले तो क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट, और ये ओरिजिन हो गए। इस टेंजेंट के ओरिजिन से क्या डाल जाता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो उस लेंथ को क्या कहते हैं, स्मॉल पी, और इसको इससे मिलाते वो दूरी क्या कहलाती है, आर। तो पी एंड आर का जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, अपन पैडल इक्वेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो कर्व आपको दिया हुआ है कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए, इसकी टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या ज्ञात करते हैं, टेंजेंट। जैसे टेंजेंट फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, x वाई पे, किसी पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a, और इसको dy बाई dx कितना हो जाएगा अपने पास, 2 से कट गया 2a अपॉन y, ये इसका स्लोप आ गया। इस कर्व का क्या आ गया, स्लोप। स्लोप आ गया तो आपको पता है y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई होता है, और स्लोप आ जाएगा इनटू x माइनस क्या जाता है, x। तो ये आपके पास इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इस टेंजेंट की इक्वेशंस के आने के पश्चात में आप क्या करोगे कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ज्ञात करोगे। तो इसमें ओरिजिन को 0 0 रखोगे, और बटा में क्या होता था याद कीजिए, ax प्लस बी वाई वन प्लस सी फॉर्मूला लगा के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते एक रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट आने के बाद में इसमें r की वैल्यू को गायब करने के लिए आप सीधे सीधा लगा सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले स्टेप में ये p ज्ञात कर लो, दूसरी स्टेप में ये ज्ञात कर लो, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इन दोनों का रिलेशन देखोगे आप तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा आपके पास। और डायरेक्ट याद भी रख लीजिए कि पैराबोला की जो पैडल इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि द पैडल इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स, अब वही सेम फंडा है। जो इस पे दो चार क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, अपने पास एक बार तो क्या हो जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाता है। एक हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स है, इनको आप याद रखिए, जैसे वन अपॉन पी स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसकी होती है। इसकी क्या हो जाती है, वन अपॉन पी स्क्वायर बराबर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, और प्लस के आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जिस प्रकार से पैराबोला की पैडल इक्वेशंस का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट याद करते हैं, उसी प्रकार से इनके भी पैडल इक्वेशंस के फॉर्मूले डायरेक्ट याद कीजिए। अब 1.5 घंटे का टाइम है मैथमेटिक्स का, रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करने में ही फायदा है। उसके अंदर अपन देखते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं, वही सेम फंडा, जैसे इसकी ज्ञात करो जैसे इसकी ज्ञात करो। सबसे पहले वही कर्व लेते हैं, कर्व को कोई पॉइंट लेते हैं, उसकी टेंजेंट ज्ञात करते हैं, उसके ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात कर देते हैं, और फिर दोनों में रिलेशन स्थापित कर देते हैं। वही कंसेप्ट पैडल इक्वेशंस फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अपन यहाँ पे करते हैं, विच इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कौन सा है, फॉर्मूले है सारे कर्वेचर के, तो कर्वेचर के फॉर्मूला है, फर्स्ट रिजल्ट इज करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट है, थर्ड इज आल्सो इज करेक्ट, ये एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल, तो इसमें नन ऑफ दीज सभी ट्रू है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स निकालिए, वक्रता त्रिज्या की ज्ञात करनी है। अब ये वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, एट ओरिजिन के कंसेप्ट से इसको अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको विद्यार्थियों को कई बार इसके बारे में बता भी गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, जिनके बारे में अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अपने पास में सीधा सा फंडा होता है कि आपको एक फॉर्मूला पता है कि रो बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, और लिमिट क्या लेते हैं, x टेंस टू 0। ये जो आपके पास कर्वेचर देता है एट द ओरिजिन देता है, क्या देता है, एट द ओरिजिन देता है।
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए अपने पास इसको कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए, जैसे ये एक्स क्यूब है प्लस क्या वाई क्यूब है माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको 2y से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया इसको, 2y से। तो एक्स क्यूब 2y, 2y से डिवाइड करते वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस 2y से डिवाइड करते एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ये आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आ गया, और प्लस कितना रह गया 3 आ गया, बराबर कितना आ गया 0। तो आप इसकी क्या ले लोगे, लिमिट्स ले लीजिए। लिमिट्स ले लेते हैं, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिख देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिख देते हैं 2y। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इंटू 2 इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर 0। इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर दिया। तो लिमिट ले लीजिए, ये x टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा लिमिट लेने पे। ये वैल्यू आपके पास क्या जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा y टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा ये भी। और ये आपके पास क्या बन जाएगी रो, ये आपकी क्या बन जाएगी रो। और ये कितना बन जाएगा, इधर जाके माइनस के 3 और इधर माइनस 2 से डिवाइड दोगे तो प्लस 3/2 इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये लिमिट लेके इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, वही है कैटेनरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैटेनरी। तो देखिए ये आपको क्या दे रखा है, इसको सोल्व करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। तो सोल्व करने के लिए देखिए क्या होता है, वही सारे फंडे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो देखिए अपने पास पहले वक्र की पहचान कीजिए। वक्र की पहचान करते हैं तो y बराबर क्या है, कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। y एंड x का फंक्शन है, तो इसके कर्वेचर का फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू पावर कितनी आ जाएगी 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना कर्वेचर पूछता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे अपने पास सीधे सीधे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, इससे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करोगे तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन सी का करेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लो। तो 1 अपॉन सी तो बाहर आ गया, और ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, 1 अपॉन सी आएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 प्लस यहाँ पे रखोगे तो 1 अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी टू पावर कितनी आ जाएगी 3/2। नीचे क्या आ गया 1 अपॉन सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। इस प्रकार से ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। अब देखते हैं अपन, तो ये यहाँ पे देखिए अपने पास में ये जो 1 अपॉन सी है, 1 अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक्स एक्स अपॉन सी इसमें नजर आ रहा है आपको पास। तो इसकी थोड़ी सी के टेक्निकल मिस्टेक जरूर हो गई होगी इसमें क्वेश्चंस लिखने में, वो देख देते हैं 1 मिनट आपके सामने कि इसके अंदर जो रेडियस ऑफ ये जो कर्वेचर पूछा है उसमें जो वैल्यू है थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया होगा फंक्शन में, इसलिए इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी अपने। तो आपको बता देते हैं कि क्या होगा। ये आपके पास में सी और होना चाहिए था यहाँ पे, बस ये ध्यान रखो, ये बाय मिस्टेक हो गया। सी होने से क्या होता कि ये 1 अपॉन सी आता तो ये 1 अपॉन सी कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। फिर 1 अपॉन सी आता और फिर 1 अपॉन सी का क्या हो जाता डी टू वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन सी यहाँ पे पड़ा रहता और यहाँ पे 1 अपॉन सी होता और इसका रिजल्ट हो जाता कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी टू पावर 3/2। और ये आपके पास 1 अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो ये रूट लेने पर ये कोस हाइपरबोलिक क्यूब हो जाता, एक कट जाता तो क्या बन जाता कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। और ये सी आपका ऊपर चला जाता तो ये क्या जाता सी आ जाता। तो अब देखिए इसको सी से ऊपर नीचे गुणा कर देते तो ये जो रिजल्ट है वो आपका क्या बन गया वाई। तो ये वाई स्क्वायर अपॉन सी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन सी। तो इसका ऑप्शन बेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे u बराबर लोगी देन वैल्यू ऑफ दिस। ये भी आपको वैसे तो सोल्व कराया हुआ है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आप सीधे सीधे फंडा लगा सकते हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, u बराबर log e x क्यूब y क्यूब z क्यूब 3xy z। पहले डेल u अपॉन डेल x, तो ये फंडा x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xy z, और ये 3x स्क्वायर माइनस के 3yz।
सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लो, डेल यू अपॉन डेल जेड ज्ञात कर लो। तो आपके पास तीनों को ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोल्व किया हुआ है अपने वीडियो में। वही वक्रता त्रिज्या आ गई। किस पॉइंट पे पूछा है? इसके ऊपर। किस पे पूछा है? एक बिंदु दे दिया। बिंदु क्या दे दिया आपको? इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस डाले एक एक फॉर्मूले बेस्ड है। तो देखिए, जब x बराबर एफ टी, वाई बराबर जी टी फंक्शन होता है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर टू पावर 3/2 एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस, ये फॉर्मूला होता है। तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे x का मान आपको a कोस क्यूब थीटा दे देगा, y का मान a साइन क्यूब थीटा दे देगा। ये आपके सामने यहाँ पे दिए हुए है। तो जब ये दी हुई है तो आपके पास सीधा सीधा सा फंडा है, यहाँ से एक्स डेस ज्ञात करोगे तो 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा, यहाँ से वाई डेस ज्ञात करोगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से एक्स डबल डेस ज्ञात कर लो, यहाँ से वो एक्स डबल डेस थीटा के हिसाब से सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने जो रिजल्ट आ जाएगा 3a/2 साइन 2 थीटा आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन स्वयं कर लीजिए, वरना वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। तो ये आपको इसके अंदर सीधी सीधी सी बात है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में अपने पास सीधा सा यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया टेन इनवर्स, ये भी काफी बार क्वेश्चन सोल्व करवा दिया आपका, इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको सोल्व करने के लिए क्या कार्य किया जाता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। दो फंक्शंस योग के रूप में, एक तो u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, फिर एक क्या है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको कुछ v मान लो, जिसको w मान लो, इस पे अलग से ऑयलर थ्योरम लगाइए, फिर इस पे अलग से ऑयलर थ्योरम लगाइए, दोनों का योग करके फिर ऑयलर थ्योरम को योग करिए, आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो घात का क्या है समघात फलन, ये भी क्या है जीरो घात का समघात फलन आएगा, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर से ऑयलर थ्योरम्स हो गई है। ऑयलर थ्योरम्स में इसमें सीधा सीधा सा देखते हैं कि क्या दे रखा है आपको, बताओ u बराबर लोग, पहचान जरूरी है, एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फास्ट थोड़ा ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय कम है, तो ये एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन ले लोगे, एक एक्स नीचे से ले लोगे, जो फंक्शन बचेगा वो वाई अपॉन एक्स, एक घात का बन गया, एक घात का बनते एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और इसका फंक्शंस एक घात का, तो एक इंटू फंक्शंस eu और eu का डिफरेंशिएशन शॉर्ट ट्रिक से, तो इसका आंसर एक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए एनवालोप आ गया, एनवालोप पूछा है, एनवालोप बहुत अच्छी जैसी बात है। एनवालोप के लिए क्या कार्य किया जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ फिर से। एनवालोप का कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी फंक्शन एक्स वाई अल्फा बराबर 0 दे रखा है, अल्फा क्या है यहाँ पे प्राचल होता है, बता देते हैं। तो इसका डेल एफ का डेल अल्फा के सापेक्ष क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट और सेकंड से क्या कर देना आपको, अल्फा को विलुप्त कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, अल्फा को क्या कर देना है विलुप्त, जो रिजल्ट आता है वही आपका क्या होता है दिए हुए फंक्शंस का क्या कहलाता है एनवालूप कहलाता है। तो अपनी यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो क्या है एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर क्या है ए, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा और बराबर 0, फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तब गायब हो जाएगा ये। तो इसका भी स्क्वायर कर दिया इसका, तो इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा, तो इससे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर से वाई स्क्वायर बन जाएगा, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये आंसर आपके सामने जिसमें आ रहा है वही आपका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए एन वालों, हमेशा ध्यान रखिए डायरेक्ट ट्रिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये अल्फा अल्फा स्क्वायर गलत है यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए,
ये अल्फा अल्फा स्क्वायर है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एक जगह अल्फा ही रहेगा। क्या है ये? ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। यहाँ से अल्फा का स्क्वायर नहीं रहेगा, ये मिस्टेक है टाइपिंग। तो अपने पास यहाँ पे ये ध्यान रखिए, इसका आवरण ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एनवलप डायरेक्ट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। तो इसका देखो b का मान ये रहा बीटा, तो ये बीटा स्क्वायर बराबर 4ac। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac। 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ऑप्शन नंबर इसका हो गया फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बढ़ गए। ये टोटल डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके ऊपर अपन विचार कर लेते हैं। तो देखिए u दे दिया, ऐप दे दिया, फंक्शंस क्या दे रखा है आपके पास में? फंक्शंस दो आपके सामने है, ये y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। इसको क्या मान लिया जाता है? t1, इसको मान लिया जाता है t2, इसको मान लिया जाता है t3। आपको क्या ज्ञात करना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स। सूत्र लगा देते हैं पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स का t1 के सापेक्ष, फिर t1 का x के साथ, डेल यू अपॉन डेल t1, फिर t2 के सापेक्ष, फिर t2 का x के सापेक्ष, फिर डेल यू अपॉन डेल t3 और t3 का किसके सापेक्ष हो जाएगा? x के। अब अगर आप डेल यू अपॉन डेल y ज्ञात करोगे तो यहाँ y y आ जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल जेड ज्ञात करोगे तो यहाँ पे जेड जेड आ जाएगा। सबकी कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। जैसे पहले की कैलकुलेशन देख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल t1, तो t1 का x के सापेक्ष तो 0, डेल यू अपॉन डेल t2 x के सापेक्ष 1 माइनस 1 आ गया, और इसका x के सापेक्ष 1 आ गया, तो डेल यू अपॉन डेल t3 माइनस 1। तो रिजल्ट आपके पास में आ गया +1 आएगा इसमें। तो ये डेल यू अपॉन डेल t3 आएगा और माइनस डेल यू अपॉन डेल t2। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो डेल वाई। तो u के बाद t3 के बाद में t1 आता है, t2 के बाद में t3 आता है। डेल यू अपॉन डेल जेड भी लिख सकते हो, t1 के बाद में t2 आता है, और t3 के बाद में t1। तीनों का ऐड कर दो, तीनों का ऐड करने पर डेल वाई जेड सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, t1 वाला इससे हो गया, ये इससे हो गया, बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्या है? वैल्यू ऑफ क्या आ गया अपने पास में? जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है, डायरेक्ट रिजल्ट है। एक इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से x माइनस ए की पावर माइनस एक्स डी एस। तो ये आपका गामा इंटीग्रल होता है। तो गामा एन अपॉन क्या होता है? ए की पावर एन, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस आ गए आपके पास, ये सी ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए वक्र का आवरण पूछा है, वक्र का क्या पूछा है? और एनवेलोप पूछा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। तो इसका जो एनवेलोप है अपने पास में, जो क्वेश्चंस है ये रिपीट हो गया है उसी तरीके से। थोड़ा सा किसका आवरण जो पूछा गया है वो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा। एनवेलोप की तरीके से इसके अंदर सोल्व कर दोगे, क्योंकि एक कांस्टेंट है उसको गायब करना है। नेक्स्ट चलते देखो, बीटा एम एन, ये इसके बारे में अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। तो बीटा एम एन, बीटा एम प्लस एन कोमा एन प्लस बीटा एम कोमा एन प्लस वन, इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो क्या होता है? गामा एम प्लस एन और गामा एन, फॉर्मूला लगा दिया, गामा एम प्लस एन प्लस वन दोनों का योग प्लस गामा एन प्लस वन, और नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा गामा एम प्लस एन प्लस वन। ये आपके पास फॉर्मूले लगे। यहाँ से देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। अब बीटा एम एन, इसको रिजल्ट को सोल्व करना है अपने को, कि क्या क्या अपने पास इसमें किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सभी में एलसीएम भी आ गया, गामा एम प्लस एन प्लस वन, और ये क्या बन गया? गामा एम प्लस एन। आप चाहो तो इसे एम गामा एम लिख सकते हो और गामा एन हो गया, और इसे एन गामा एम गामा एन, क्योंकि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने?
गामा n प्लस वन बराबर n गामा n। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, दोनों में रिजल्ट कॉमन आ गया। तो क्या रिजल्ट कॉमन आ गया, गामा m गामा n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया m प्लस n। नीचे वही फॉर्मूला m प्लस n पे, तो m प्लस वन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा गामा m प्लस n। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट वापस क्या बन जाता है बीटा mn। ये बीटा mn बन जाता है, तो इसका आंसर बीटा mn हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास में ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू पावर 6 e टू पावर माइनस 2x dx, इस टाइप से इसको एडजस्ट कीजिए। तो 0 से इंफिनिटी x टू पावर 7 माइनस 1 लिखा जा सकता है 6 को। तो गामा की डेफिनेशन क्या होते हैं, गामा n, n का मान 7 हो गया, 2 की पावर a की पावर n, 2 की पावर कितनी हो गई 7। तो इस प्रकार से ये गामा n का सूत्र लग गया गामा n अपॉन a की पावर n। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया, ऊपर जो फॉर्मूला लिख रखा है वही इसके अंदर लगा दिया। तो ये 7 6 5 4 3 2 1, ये 2 2 2 2 2 2 2 3 दूनी 6। तो देखो 1 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 1 2 से कट गया तो 3, तो ये 5 3 15 और कुछ कटेगा नहीं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे तो कितना आ गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 9, 9 इंटू कितने हो गए 35, 7 5 35, 350 हो गए। तो अपने पास ये सॉरी गामा थे, ओ सॉरी ये गामा था, तो इसलिए फैक्टोरियल 6 तक चलेगा। तो ये 6 से तो ये कटी गए, तो ये आपके पास 9 5 45, 45/8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि गामा जो 7 होता है उसको फैक्टोरियल 6 लिखा जाता है। तो ये 45/8 आंसर, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे चलते हैं अपने पास। ये देखिए अधिकतम मान, अब इसको सोल्व करते हैं तो विद्यार्थियों को काफी समय लग जाता है, बहुत काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है। इसमें याद रखिए जब आप इसको सोल्व करते हो x का मान π/3 आता है, y का मान π/3 आता है। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए, तो इसका आंसर 3√3 जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए अपने पास इसमें क्वेश्चंस में जो आप इसको जैसे ही लिख दोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो जो कैलकुलेट करने पर देखिए ये वैल्यू π/3 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है अपने पास में आपको पता है √3/2, और ये भी √3/2, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। रूट 60 प्लस कितना हो गया 120, 120 को साइन को बदलेंगे तो cos 30 का मान भी √3/2, तो ये आंसर आ जाएगा 3√3/8। डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए क्योंकि इसका एक्सट्रीम पॉइंट यही आता है, x का मान भी और y का मान भी 60 डिग्री आता है, याद रखिए। और बाई मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी लगा के आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये सोल्व करवा दिया है, फिर भी आपको यहाँ पे सोल्व करके फिर बता देते हैं आपको थोड़ा सा। ये है इंटीग्रेशन 0 से 1 log गामा x dx, इसको i कह दीजिए, इस पे p4 लगा दिया, 0 से 1 log गामा 1 माइनस एक्स हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2i बराबर 0 से 1 ये log गामा x इंटू गामा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि योग दोनों का योग मल्टीपल में बन जाता है। ये रिजल्ट आपको पता है कितना होता है 0 से 1 log पाई अपॉन साइन n पाई, ये रिजल्ट आपका ये होता ही है। और ये क्या आ गया dx, इसको सोल्व करते हैं तो log पाई बाहर आ जाएगा, 0 से 1 dx आ जाएगा, माइनस 0 से 1 log साइन n पाई dx आ जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों इंटीग्रल्स को आप आसानी से इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है तो इसका आंसर जो आपके सामने आ जाएगा 1/2 log
2 पाई। तो आप इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, 1/2 log 2 पाई आ जाएगा। ये आपके पास आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट भी आप रख सकते हैं। डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे बच्चों को आगे है डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन है, 0 से 1 है, 0 से 2 है, x प्लस वाई डी एक्स डी वाई है। ठीक है, आपके पास है ये है, तो x प्लस वाई है डी एक्स डी वाई है। तो आपको सोल्व करने का कंसेप्ट ये होना चाहिए कि पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो y की लिमिट ब्रैकेट बंद dx बार, बस यही कंसेप्ट है। ये x की लिमिट, ये y की लिमिट, y का इंटीग्रेशन करते हैं तो x को कांस्टेंट माना जाता है बस, और ये 2x dx और ये 0 से 1, लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट 2 रखोगे y के स्थान पे, क्योंकि y के सापेक्ष इंटीग्रेशन हुआ है, तो 2x हो गया और प्लस 2 हो गया, और 0 रखने पे टोटल 0 हो गया, तो 0 से 1 और ये dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन फिर से करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया, बाई 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2x हो गया और 0 से 1 आ गया, 1 रखोगे तो 3 हो गया और -0, तो आंसर कितना गया 3। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। देखिए न्यूनतम मान ज्ञात करना है, u बराबर दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक कंडीशंस दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर पी। अब आप यहां से देखिए जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर पी, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, u बराबर क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी का होल स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमा मिनिमा लगा दीजिए इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट लगाइए, आप इसको सोल्व कीजिए, जो u की मैक्सिमम वैल्यू जो आपको पूछी गई है वो आपके सामने सीधी सीधी सी आपके रिजल्ट में आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया आप कीजिए, आपको हिंट दे दिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके पास में, काफी बड़ा क्वेश्चन है। एरिया फाइंड आउट करना है, रेखाओं से घिरी हुई बात के बीच के इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन आपको दे रखा है रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसलिए डाल दिया गया क्योंकि कई बार आरपीसी एग्जाम में पूछा गया है। कंडीशंस एरिया की क्या क्या दे रखी है, y बराबर 0, y बराबर x और x बराबर 1। तो इसका रिजल्ट जो बनता है वो आपके सामने इस प्रकार से, y बराबर x लाइन, x बराबर 1 लाइन, तो ये रीजन ये आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट्स बन जाएगी वो एक तो 0 से 1 बन जाएगी और एक 0 से आपके y की लिमिट x। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो जो रिजल्ट आपके सामने आता है वो आपके सामने आ जाएगा, जो 1/3 है उसमें आ जाएगा, जो रिजल्ट है 1/3 पाई/3 प्लस रूट 3/2, तो पाई/3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फिर डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द ओवर द पैराबोला। तो देखिए कंडीशंस क्या क्या थे, डबल इंटीग्रेशन तो क्या है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये क्या है आपके पास में डी एक्स डी वाई, ये आपके पास में यहाँ पे दे रखा है, और इसके कंडीशंस जो दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर क्या दे दिया x दे दिया। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका, y बराबर x लाइन इस प्रकार से जाएगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का याद करोगे तो y का मान यहाँ पे x रखोगे तो ये 1 1 आ जाएगा, ये रीजन इसका आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसकी लिमिट है वो x की लिमिट 0 से 1 तक चलेगी, फिर पिस्टन यहाँ लेके चलेंगे तो यहाँ पे y का मान एक्स स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी x। ये इसकी लिमिट ज्ञात करना है, तो मेन चीज है लिमिट ज्ञात करना। तो आपने लिमिट ज्ञात कर ली 0 से 1 x स्क्वायर से x। अब वो y के सापेक्ष पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, फिर dx के सापेक्ष करके ये इंटीग्रेशन सोल्व करना आपको बताया रखा है, और इसका आंसर 3/56 से आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन है, उसके ऊपर अपन विचार कर लेते हैं। क्या पूछा है, बहुत आसान है, काफी बार आपको बताया गया है, ध्यान रखिए। y4 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बड़ी लाइन लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है। 2x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा है, कि इसमें ये पूछा गया है कि वक्र के x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। जब x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है तो अक्ष की उच्चतम घात का कोफिशिएंट, अक्ष की उच्चतम घात यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट जो बन रहा है वो वाई स्क्वायर माइनस 4 बन रहा है, तो इसको बराबर 0 कर देते हैं, बस ये कंसेप्ट। तो y बराबर प्लस माइनस 2 इसकी x के समांतर अनंत स्पर्शियां आ गई, तो y बराबर इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये आपके पास में का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल्स फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, वैसे कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, सीधी सीधी लिमिट दे रखी है, 0 से पाई है, और आपके पास में 0 से क्या है a साइन थीटा दे रखा है, और ये r d थीटा dr दे रखा है, और कुछ भी नहीं। तो पहले इसका r के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो r के सापेक्ष करेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से a साइन थीटा लिख दोगे, और d थीटा बाहर पड़ा रहेगा, d थीटा की लिमिट बाहर पड़ी रहेगी। अब पुट वैल्यू पुट करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, और 0 में 0 हो गया, फिर 0 से पाई हो गया, और ये d थीटा हो गया, ये a स्क्वायर बाई 2 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही फंडा, इसको तोड़ना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा वही कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है अपने पास में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और अगर साइन स्क्वायर की बात करते हैं 2 स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 रख दोगे, और इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई करोगे, डी थीटा करोगे, 1/2 बाहर आ गया, तो a स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन आ गया, इसका साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई रख दोगे। तो ये इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करोगे, पाई रखोगे तो पाई, पाई रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो 0, कंप्लीटली 0। तो इस प्रकार से ये 4 है, तो ये 1/4 पाई a स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये डायरेक्ट डबल इंटीग्रेशन बेस्ट क्वेश्चन है, जिसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है, ये भी मैंने पहले काफी वीडियो में सोल्व करवाया है, तो उसको देखिए। अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है, एलसीएम ले लो, तो ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए एक्स की हाईएस्ट, वाई की हाईएस्ट पावर देख लो, वाई वाई यहाँ रहा, तो ये इधर आके वाई कॉमन आके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बराबर 0 के लिख दोगे तो x बराबर क्या जाएगा, प्लस माइनस है। अब इसी को दूसरे तरीके से x की कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर देखेंगे तो x स्क्वायर के गुणा में क्या जाएगा आपके पास में, x स्क्वायर के जो गुणा में आएगा अपने पास में, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में जो इधर आएगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका तो होगा नहीं, तो x बराबर क्या जाएगी, प्लस माइनस ए, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें नन हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास बात करते हैं, प्रारंभिक रेखा के ऊपर r sin थीटा को एकीकृत करता है। तो इंटीग्रेट r sin थीटा और द एरिया ऑफ द कार्डिनोइड अबव द इनिशियल लाइन एज। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट किसको करना है, r sin थीटा को।
तो आर साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, आर डी थीटा डी आर इंटीग्रल लगेंगे, डबल इंटीग्रल्स लग जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में तो आर डी थीटा डी आर आएगा। अब कार्डिनेट कैसा बनता है, कार्डिनेट आपका इस प्रकार से बनता है, ये कार्डिनेट होता है। अपर की बात करता तो ऊपर वाला रीजन ये हो गया। तो एंगल तो इसका 0 से 2 पाई घूमेगा, पहले तो क्या घूमेगा 0 से पाई। और आर के लिमिट्स आपको पता है, आर के लिमिट्स आपके सामने सीधी सीधी सी आप यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0 से आपके पास में आर की जो वैल्यू बढ़ती बढ़ती कहाँ तक चली जाएगी, a1 प्लस कोस थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आर साथ में पहले आर के सापेक्ष कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर है इसकी, लेकिन आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आप जैसे ही इसको सोल्व करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो 4/3 एक क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डबल इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन कर लेना, बस कुछ नहीं, बता दिया आपको किस प्रकार से ये होगा। देखिए, दोहरे बिंदु की प्रकृति ज्ञात करनी है कि द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑफ द कर्व, कि ये पॉइंट किस प्रकार का है। तो नेचर ऑफ द पॉइंट से आपको इसकी दोहरे पॉइंट की कॉन्जुगेंट की पॉइंट्स की प्रवृत्ति अपने को ज्ञात करनी है। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर अपने पास, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस के 13 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। देखिए, डबल पॉइंट्स की इसके अंदर अपने पास क्या ज्ञात करनी है, इसकी नेचर को पता लगाना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपको जब भी नेचर पता लगाना है तो इसके अंदर देखो, एक तो डेल टू, इसको जैसे u कह दिया या y कह दिया, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करो, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ज्ञात करो, जैसे u कह दो या y कह दो, एक ही बात है, u कह दिया। और एक डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करो। तो आपको इनकी कैलकुलेशंस चेक करनी है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और फिर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये बड़ा है, छोटा है, बराबर है, उस हिसाब से ये तीनों कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है। ये क्वेश्चंस भी आपको कराया है, तो इसका आंसर नोड आ जाएगा। नोड में क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, तो इसके लिए नोड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चंस है, इसके ऊपर अपन विचार करते हैं। काफी स्टैंडर्ड भी है, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। जीरो से इंफिनिटी है, एक्स टू इंफिनिटी है, ए टू पावर माइनस वाई अपॉन वाई है, और ये आपके पास में डी एक्स टी वाई है। तो अपन यहाँ पे इसके ऊपर विचार करते हैं। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा विद्वानों, कि जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो आपके सामने सीधा सीधा सा फंडा ये आएगा कि ये पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये लिमिट एक्स की है, ये वाई की है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर इंफिनिटी, वाई बराबर एक्स और वाई बराबर इंफिनिटी, ये डायग्राम आ गया। 0 से इंफिनिटी में वाई बराबर एक्स का मान यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये इसका रीजन आ जाएगा, ये इसका रीजन आ गया, ये वाला। चेंज करना ऑर्डर, तो अब चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज कर दी, तो लिमिट तो चेंज हो गई, पहले अब एक्स वाई की लिखी जाएगी और फिर किसकी लिखी जाएगी, एक्स की, और ये दोनों क्या बन जाते हैं, डी वाई डी एक्स, इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो वाई की लिमिट कॉन्स्टेंट लिखेंगे 0 से इंफिनिटी, और एक्स की लिमिट यहाँ से 0 आ गई, और एक्स यहाँ पे टकराती क्या जाएगा, वाई, और ये ई माइनस वाई अपॉन वाई। इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। अब आप पहले इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट होगा, ई माइनस वाई तो एक्स आ गया, एक्स की लिमिट 0 से वाई डी एक्स बार आ गया 0 से इंफिनिटी, y आ जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई डी एक्स रह गया, और e माइनस वाई का मान e माइनस वाई, और एक माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 0 से इंफिनिटी माइनस e की पावर इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0, और 0 रखने पे 1, तो फाइनली आंसर 1 का जाएगा। तो ये बहुत ही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को हमेशा इसका बारे में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आपको काफी बार सोल्व करवा दिया, लेकिन फिर अपने पास यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था कि इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है एसिम्पटोट्स का, कि
एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस आपको दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब 2y क्यूब प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपको दे दिया। तो ये करवा है, पहले अपन इसकी क्या ज्ञात करते हैं, एसिम्पटोट्स जो भी आ जाती है वो आपको विधि से ज्ञात करनी है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे इसको तो कह दिया सी और इसको एसिम्पटोट को कह दिया ए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की जो लिमिट आती है सी बराबर लेमडा ए बराबर 0, इसको सोल्व करते हैं। तो लेमडा को चूज करते हैं, चूज किया जाता है कि लेमडा का मान 1 लेंगे या -1 लेंगे। वो इस प्रकार से लेंगे कि इसके मैक्सिमम फैक्टर्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो फिर उसको सोल्व करके x माइनस वाई प्लस 1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कार्य आपको इसको करना है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है डायरेक्ट रिजल्ट है डिरिचलेट इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशंस का। सीधे सीधे ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट होता है ट्रिपल इंटीग्रेशंस हो गया x की पावर l माइनस वन, y की पावर n माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz। इसका जो फॉर्मूला होता है वो गामा l गामा m गामा n गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन, ये होता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने लास्ट ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लो फॉर्मूले को डायरेक्ट, इसके अंदर क्या है एक्स वाई जेड, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये भी मैंने आपको सोल्व करके दे रखा है। और ये इंटीग्रेशन है, कंडीशंस क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1, यह है। तो यहाँ पे देखिए यह इसकी कंडीशंस होती है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 1। इसलिए इसको बनाने के लिए इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो, इसको एजम्पशंस कर लेते हैं। तो u मान लेते हैं इसको, तो u मानने पर ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर और इनटू में 2 du आ जाएगी। तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा। इस प्रकार से सभी चीजें आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 फिर बी स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर सी स्क्वायर बाई 2 आएगा। इस प्रकार से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो रिजल्ट बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, ये डी यू डी वी डी डब्ल्यू, तो इसको u की पावर में कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसलिए 1 माइनस वन वी की पावर 1 माइनस वन डब्ल्यू की 1 माइनस वन। तो इस पे ये फॉर्मूला लगाने पर ये गामा वन आ जाएगा, गामा वन आ जाएगा, गामा वन आ जाएगा, और गामा क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये इसके मल्टीपल में रहेंगे। तो ये तो 1 1 1 1 हो जाएंगे, ये गामा है फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो गया, 8 6 48। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48, विस्तार से आपको पूरे वाले वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ने वो वक्र और अनंत के बीच में शामिल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए विद्वान, रिजल्ट आपको दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वाई स्क्वायर बराबर लिखिए 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, वाई बराबर लिखिए तो 2 आ जाएगा, रूट हो जाएगा 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, इस प्रकार से आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसका पहले डायग्राम बनाना पड़ता है, कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ती है। x का मान 0 पे तो ये इंफिनिटी हो गया, और x बराबर 2a पे ये पॉइंट, तो ये वक्र लगभग ऐसा आएगा। ये लो मैंने बना दिया इसका, 2a से बड़ा होने पर x का मान इधर बनेगा नहीं, और 2a 0 से छोटा होने पे इधर बनेगा नहीं, ये आ गया। तो ये इसकी अनंत स्पर्शी यहाँ पे ये है। तो इन दोनों के बीच का अपने को क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो लिमिट्स आपके सामने सीधी सीधी सी बात है कि इसके बीच की लिमिट्स को जो इसको सोल्व करना है, कि इसका क्या ज्ञात करना है, एरिया। एरिया ज्ञात करना है तो लिमिट लगाइए, और लिमिट लगा के आप आसानी से इस वक्र को क्या कह सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो देखिए इसको लिमिट लगा के आपको इसको सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर अपने पास कि
क्या कहा आपके पास में, वक्र तथा अनंत स्पर्शी के बीच में शामिल क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में ये क्षेत्रफल आ गया, इसको शामिल क्षेत्रफल में इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए सीधा सा फंडा यह है कि फर्स्ट लिमिट 0 से 2a चल जाएगी, 0 से 2a, x का मान 0 से 2a, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आपके पास यहाँ से जैसे 2 टाइम्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो y का मान 2 टाइम्स वहां लगा दो और 0 लगा दो और y की वैल्यू आपके पास 2a रूट 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स लगा दो, जो वक्र के समीकरण है उससे, और ये dx dy होता ही है। तो ये अपने पास इस प्रकार से इसी इंटीग्रेशन को सोल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आपके सामने आएगा वो आपके पास में जो 4 पाई ए स्क्वायर इसका लगभग आंसर आ जाएगा। तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो 4 पाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कहता है कि द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज्ञात करना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है विद्वानों, आपको पता ही है कि वह इस पॉइंट पे क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो y बराबर आपको क्या दे रखा है, 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1, ये आपको दे रखा है। तो आपके पास इसमें जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है उसके अंदर देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स याद कर लेते हैं, कितना आ गया बताओ, 4×12 एक्स क्यूब माइनस 4×12 एक्स स्क्वायर। फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर याद कर लो, तो 12×36 एक्स स्क्वायर माइनस 12×24 एक्स। ये इस प्रकार से ये पॉइंट आ गया। तो देखिए इसको पॉइंटों को सोल्व करने के लिए आप देखो ये जीरो किस किस पॉइंट पे होता है, तो एक तो ये जीरो होने के लिए इसके बराबर में जीरो करके इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो x का मान जीरो आ जाएगा, एक तो x का मान क्या जाएगा, जीरो, x का मान जीरो आ जाएगा, x का मान आपके पास में क्या आ जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद करना है अपने पास इसमें। तो देखिए सीधा सा फंडा है काफी फास्ट हो गया। देखिए इसको बराबर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बराबर जीरो होता है, तो 36 एक्स में एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो ये 36 एक्स माइनस 24 हो गया बराबर जीरो हो गया। एक तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और एक एक्स की वैल्यू 24/36 आ गई। तो 8×3 = 24 हो गया क्या, ये 12×2 = 24, 12×3 = 36। तो एक्स के दो मान आ गए 0 और 2/3। तो अब x का मान 0 इसमें रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट तो 0,1 बन गया। अब x का मान 2/3 रखोगे इसमें तो फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो एक तो 0 1, एक 1/2 और एक आपके पास में 11/27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उसके ऊपर क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट ये वक्र है, वक्र बराबर क्या दे रखा है आपको, r² बराबर क्या दे रखा है, cos 2 थीटा। तो ये लेमनिस्केट होता है, ये क्या होता है, लेमनिस्केट होता है। ध्यान रखिए इस वक्र का क्या नाम है, लेमनिस्केट होता है। लेमनिस्केट इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्र और उसके अनंत वृक्षों के बीच सम्मिलित क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी आ गया अब भी आ गया है, तो फिर से अपन इसकी बात कर लेते हैं, सम्मिलित क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो देखिए एरिया इसके अंदर क्या है कि y² बराबर क्या है, x³ / a - x लिख दिया, y बराबर क्या लिख दोगे आप, √(x³ या x² बाहर आ जाएगा तो x × x और a - x इस प्रकार से ले लिया। तो इसका डायग्राम बनाओगे आप, x का मान 0 पे 0 आ रहा है, सीधी सी बात है। x बराबर a पर ये क्या हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है, तो ये इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका वक्र यहाँ से टूटता हुआ यहाँ पे आएगा और फिर इस प्रकार से बनेगा। तो ये वक्र आपका a,0, तो इसका इंटीग्रेशन x एक्स पे 2 टाइम्स 0 से a तक कर दीजिए और y dx लगा दीजिए सूत्र,
वही बारी वाला फंडा लगा के 0 से y का मान x रूट x अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। x का आंसर निकालने के लिए x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा पुट कीजिए, तो आपके पास में जैसे आप x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो ये जो रिजल्ट आपके सामने दे देगा वो आपके सामने सीधा सीधा सा ये आपके पास में 3/4 पाई ए स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट इंटीग्रल सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी लेती है इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। तो इसमें अंदर तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो कर्व है, ग्राफ ऑफ द कर्व का ट्रेसिंग के क्वेश्चंस है, उसको अपन आसानी से देख सकते हैं कि जो ग्राफ ऑफ कर्व का ट्रेसिंग करते हैं, जो ये है ग्राफ ऑफ द कर्व है, तो वो 5 पॉइंट्स लगा के इसका कर देंगे, तो ये पहला इसका ऑप्शन से ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एस्ट्रॉइड की लंबाई है, याद रखिए एस्ट्रॉइड की लंबाई जो होती है आपके पास में 6 ए होती है, सीधी सीधी सी बात है। फिर हो जाओ, हाँ तो देखिए अपने पास में जो एस्ट्रॉइड की जिस प्रकार से अपने लंबाई पड़ी थी वो कितनी होती है 6 ए, उसी प्रकार से अपने पास में कार्डियोइड की लंबाई याद रखिए 8 ए, और ये होता है साइक्लोइड जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई होती है रूट 8 ए वाई, याद रखिए। बाकी कैलकुलेशन करने पे थोड़ा लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र के अनंत स्पर्शों का आइस के सामान परकुलेट सर्कुलेट करना है आपको, इसको क्या करना है, रिवोल्व करना। रिवोल्व वाले क्वेश्चंस मैंने कह दिया कि काफी बड़े भी होते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है, इंटीग्रेशन भी थोड़े से चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले इसका कर्व ट्रेसिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसको रिवोल्व करना पड़ता है, और उसके बाद में इसका जो आंसर आता है, तो इसका आंसर 1/2 पाई स्क्वायर ए क्यूब, आप याद रखिए 1/2 पाई स्क्वायर ए क्यूब, काफी यूनिवर्सिटी में टाइम में पूछा जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अपन करते हैं। ये है मूलों के हलों की संख्या पूछी है, सिस्टम के मूलों की हलों की संख्या की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें कोई संख्याओं में मिस्टेक जरूर होगी, जो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, फोर, ये जो इसमें 4 तो चर है, तो 4 कितने समीकरण 2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का, इसको ये तो इसको सोल्व करने पे 6 आते हैं। अब ये 6 है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जोड़े बनाए जाते हैं दो दो के, और दो को जीरो लिया जाता है, क्योंकि इसमें 4 समीकरण है, 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4 बराबर कितना है 8, x1 प्लस 2x2 माइनस 6x3 प्लस 7x4 बराबर कितना है -3। अब इनके दो दो के जोड़े बनाते हैं भाई, दो को जीरो मानना पड़ेगा, फिर दो को देना पड़ेगा, तो ये दो जोड़े जैसे x1 x2 बन गया, एक x1 x3 बन गया, एक x1 x4 बन गया, एक x2 x3 बन गया, एक x2 x4 बन गया, एक x3 x4 बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जोड़े आपके सामने बन गए थे। तो 6 जोड़े बनने के बाद में क्या हो गया, आप चेक करो कि इसको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसे उठा लेते हैं, 2 दूनी 4, इसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। 1 3 को तेले कर लेते हैं, इसको और इसको, तो बाकी सभी जीरो जाएंगे, तो इस इक्वेशंस को अपन सोल्व करते हैं। तो 1 3 को चेक करें 36 12, इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है, और 1 4 को भी चेक कर लेते हैं, तो 1 4 को भी इसका भी आ रहा है, और 2 3 4 को भी चेक कर लेते हैं, तो इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, सभी का आ रहा है, तो इसके आंसर 6 हो जाएंगे। वैसे ऑप्शन इसका 4 आना चाहिए, हो सकता है कहीं पे भी टाइपिंग से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, तो इसके हिसाब से अपने पास यहाँ पे हलों की संख्या इस प्रकार, अगर किसी की वैल्यू 0 आ जाती है डिटरमिनेंट जो है, तो वो हलों की संख्या 6 में कम हो जाता है, इसको कहते हैं अपन मूल हलों की संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डीजेनरेट सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं फिर से। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, पहले अपन इसकी समीकरण लिख देते हैं, क्या क्या है, x1 प्लस के 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5, वही फंडा, कितने चर है 3, 3c2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल सोल्व कर लिया, 3 तीन कौन कौन से हो सकते हैं, x1 x2 x2 x3 और x1 x3, तो x1 x2 की बात करते हैं तो x3 को जीरो ले लिया, तो ये समीकरण ये बच गया।
तो देखिए यानी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। दोनों को सोल्व कर लीजिए जो भी यूजुअल मेथड है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सबसेट करते हैं तो 3x2 और 2 8 तो 3, तो x2 का मान कितना आ गया 1। एक x2 की वैल्यू यहाँ पे रखने पे x1 का मान कितना आ गया 2। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 2,1। बाकी x3 इसमें है नहीं तो इसलिए ये 0। ठीक है, x2 x3 की बात करते हैं। x2 x3 तो ये 2x2 प्लस x3 बराबर 4 और x2 प्लस 5x3 बराबर कितना आ गया 5। इसको अपने पास सोल्व करने के बाद में देखो क्या होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से गया तो 9x3 और 10 में से 4 गए तो कितने बच गए 6। तो x3 की वैल्यू कितनी आएगी 6/9। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये 2/3। तो 2/3 यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 2/3, 4 3 12 तो 10/3। 10 से इसको काट देंगे 5/3। तो ये जो वैल्यू आ गई आपके पास में 2/3 और 5/3 और ये ऑलरेडी 0 रहेगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं तो x1 x3 की बात करते हैं तो ये x1 प्लस x3 बराबर 4, 2x1 प्लस 5x3 बराबर कितना गया 5। इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 2 तो 3x3 आ गया और 8 8 गुणा होके तो 2 से गुणा होने के बाद में देखिए घटाएंगे तो 2 8 माइनस 3 तो x3 बराबर कितना आ गया माइनस। अब x3 बराबर -1 आ गया और ये आपके पास में x3 -1 यहाँ पे रखोगे तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x3 का मान -1 आ गया, x1 का मान आ गया 5। तो ये आपके पास में आ गया 5 0 और ये कितना आ गया -1। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब उसका आंसर देंगे। तो इसने पूछा है कि नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो नॉन डीजेनरेट कौन होता है कि नॉट इज इक्वल टू 0, बेसिक वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए x1 x2 जो आपने निकाला वो 0 नहीं आया, इन दोनों समीकरणों में x2 से वो 0 नहीं आया, इसमें ये दोनों 0 नहीं है। इसका मतलब नॉन बेसिक सॉल्यूशंस कितने हो गए इसके 3 हो गए। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाती, जैसे ये 0 हो जाती है यहाँ पे, तो अपने ये 2 0 बन गए। एक तो ऑलरेडी अपन लेके चल रहे हैं, एक ऑलरेडी आ गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता डीजनरेट हो जाता। इसलिए ये कैसे है नॉन बेसिक सॉल्यूशंस की संख्या इसकी कितनी हो गई है 3 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपने यहाँ पे करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स, देखिए आकृति कॉन्वेक्स क्या है, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, जो आकृति कॉन्वेक्स में यह आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या था कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लेते हैं उसको मिलाने वाली रेखा पूर्णतः उसी सेट में होनी चाहिए। लेकिन इस आकृति में कहीं पे भी जो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को लेके मिलाते हैं वो इसमें नहीं रहते, इसलिए ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। गलत का चयन करना है। तो देखिए स्टेटमेंट्स है थ्योरम्स के कॉन्वेक्स सेट के काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। एवरी हाइपरप्लेन इज क्या होता है कॉन्वेक्स होता है, बिल्कुल सही। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज क्या होता है कॉन्वेक्स होता है, बिल्कुल सही है। सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज ऑलवेज क्या होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एलपीपी के क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं उनका जो फिजिबल रीजन आता है उसमें कहीं पे भी 2 पॉइंट्स ले लो उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पूर्णतः उसी रीजन में रहती है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं एलपीपी के जो सेट ऑफ हो गया, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हो गया इसका आंसर, सभी तीनों सही है। तो विच सेट इज नॉट कॉन्वेक्स काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब कॉन्वेक्स सेट के क्वेश्चंस को क्या है कि न्यूमेरिकली सोल्व करने में काफी समय लग जाता है, विद्वानों को काफी डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं कि ग्राफ से सोल्व करते हैं। जैसे पहला सेट है x1 x2 इज लेस देन 1, ये इसका ग्राफ जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से हाइपरबोला होता है, इस प्रकार से आता है। तो इसके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे आ गए आपके सामने सारे। तो कहीं पे भी 2 पॉइंट्स को लेके इसको मिलाएंगे तो निश्चित रूप से ये रेखा इसके रीजन में नहीं जाएगी, इसके रीजन से बाहर निकल जाएगी। ये मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इस क्षेत्र से क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये उत्तल नहीं है। तो कौन सा सेट उत्तल नहीं है कॉन्वेक्स नहीं है, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, बाकी सभी उत्तल होंगे ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये आपके पास में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि क्या दे रखा है मैक्सिमम जेड बराबर 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस
2x1 plus x2 is less than is equal to 2, 3x1 plus 4x2 is greater than is equal to 12 and x1 x2 is greater than is equal to 0। डायग्राम बनाइए, ग्राफिकल मेथड्स लगा दीजिए, x1 x2 कह दीजिए, ये लो x1 x2, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इजी तरीका तो ये होता है कि भाई इसको जो इंटरसेक्शन फॉर्म में लिख देते हैं x2 अपॉन 2 बराबर 1। तो ये 1 दूरी पे यहाँ पे, 2 दूरी यहाँ पे, ये लाइन आ गई, लेस देन है तो रीजन इधर जाएगा। इसके अंदर भी इसको ऐसा लिख दीजिए x1 अपॉन 4 प्लस x2 अपॉन 3, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया तो 4 दूरी आ जाएगी। तो 1 2 3 4 4 यहाँ पे आ गए, 3 दूरी ऊपर नीचे यहाँ की, तो ये आपके पास में 3 दूरी यहाँ पे आ जाएगी, 2 दूरी यहाँ पे आ जाएगी, तो 4 ये दूरी, ये तो बाहर ही चला गया सारे दोनों, और रीजन कितना आ गया इसका ऊपर की तरफ और इसका नीचे था। तो देखिए ये तो लाइनें ऊपर जा रही है और ये लाइनें नीचे आ रही है, तो इनमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला, नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन। तो ऐसी सॉल्यूशन को अपन कहते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशंस। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस समस्या का, तो अपने पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अपन करते हैं। ये सिंप्लेक्स विधि में इष्टतम ऑप्टिमलिटी की कंडीशंस क्या होती है। देखिए सिंप्लेक्स टेबल्स आप बनाते हैं, सिंप्लेक्स टेबल बना के बाद में आप इसको सोल्व करते हो। सिंप्लेक्स टेबल में बनाने के बाद में मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे सिंप्लेक्स टेबल बनाते हो आप, सी जे बी सी बी एक्स बी, और ये यहाँ पे लिखा जाता है जेड जे माइनस सी जे, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती है। तो आप देखते हो कि ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन 0, देन अपन कहते हैं गिवन बीएफएस इज ऑप्टिमम, गिवन बीएफएस इज ऑप्टिमम। तो यहाँ पे जो वैल्यू जाती है वो इसका क्या हो जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये कंडीशंस होगी, ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए सिंप्लेक्स विधि में न्यूनतम यानी फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग मिनिमम रेशियो इन सिंप्लेक्स, मिनिमम रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं। तो मिनिमम रेशियो का मतलब जैसे पहले आप इंटरिंग वेक्टर ज्ञात करते हो, जो मोस्ट नेगेटिव होता है, याद कीजिए ऐसा, मोस्ट नेगेटिव के जो सामने वाला जो कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई आई जे। वाई आई जे को बी में डिवाइड करते हैं, ये बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बी। बड़ा बी भी लिख सकते हैं, छोटा बी भी लिखते हैं, रिसोर्स वेक्टर। तो इसको इसमें डिवाइड करते हैं, तो बी बटा क्या आता है, वाई आई जे। अब वाई आई जे क्या होना चाहिए आपके पास, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें कौन कौन कंसीडर नहीं करते, एक तो नेगेटिव और एक इक्वल 0। तो इनमें वो वैल्यू छोड़ देते हैं जो नेगेटिव होती है और 0 होती है, क्योंकि नेगेटिव से इसमें डिफाइन रहने पर फिजिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, 0 से डिवाइड करने पर इंफिनिटी बन जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है कि एलपीपी का जो सॉल्यूशंस है ड्यूल ऑफ द प्राइमल। तो ड्यूल ऑफ द प्राइमल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसके ऊपर अपन विचार कर लेते हैं। देखिए मिनिमम जेड, मिनिमम जेड बराबर सी एक्स है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन। तो ड्यूल कैसे लिखते हैं, ड्यूल में मैक्सिमम बन जाता है, मैक्सिमम जेड बन जाता है, ये बी ऊपर चला जाता है, बी टी डब्ल्यू हो जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ए टी डब्ल्यू हो जाता है, ये लेस देन वाले हैं वो क्या बन जाते हैं, ग्रेटर देन वाले लेस देन बन जाते हैं, और इधर क्या जाता है, सी टी एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये किस में आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। तो बी टी आपके पास में जो फॉर्मूला है इसके अंदर, जो मैक्सिमम बी टी सब्जेक्ट ए टी इज लेस देन सी टी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बी सी ए टी डब्ल्यू बी टी डब्ल्यू, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है करते हैं अपन, सी ऑप्शन हो गया इसमें, थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है आपको, बीटी ये बी की पावर पे ध्यान रखना, टाइपिंग राइटर को मैथमेटिक्स नहीं आती होगी शायद, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द ड्यूल ऑफ द एलपीपी एंड एक्स अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो देखिए विद्वानों बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक्स अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है। तो देखिए कि आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, मैक्सिमम क्या दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको मिटा के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करके बताई है। वैसे तो ये है मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स, सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एक्स इज लेस देन बी
एंड x अनरेस्ट्रिक्टेड इनसाइड। तो देखिए मैक्सिमम में लेस देन होता है, एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म कर तो ये मिनिमम बन जाता है, ये बीटीडब्ल्यू बन जाएगा, सब्जेक्टिव कंडीशंस बन जाएगा, एटीडब्ल्यू बन जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो मिनिमम है, तो मिनिमम में क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है, तो ग्रेटर देन हो गया, तो ये क्या हो गया, सी थी। अब यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखा, तो यहाँ पे क्या आता है, इक्वल आएगा, एंड डब्ल्यू क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऑप्शन आपके सामने बन जाता है। अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो प्रतिबंधों में इक्वल आ जाता है, इक्वल होता है तो साइन क्या हो जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये ड्यूल की कंडीशन से होती है। तो देखिए अपने पास इसके अंदर जो रिजल्ट है आपके पास में, मिनिमम जेड बीटीडब्ल्यू पहले में आ रहा है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एटीडब्ल्यू बराबर सीटी, और तो ये मिनिमम जेड बीटीडब्ल्यू हो गया, और मिनिमम जेड बीटीडब्ल्यू एटीडब्ल्यू बराबर सीटी आ गया, एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर, पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इफ प्राइमल इज ए फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन देन ड्यूल हैज, देखिए विद्वानों ये डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिए, कोई भी प्राइमल होती है वो फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन रखती है, तो इसका मतलब उसकी ड्यूल भी क्या रखती है, ए फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। अगर प्राइमल ऑप्टिमम सॉल्यूशन देती है तो ड्यूल भी क्या देगी, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगी। तो अपने पास है, और दूसरी बात फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड कन्वर्जली, तो दो ऑप्शंस आ गए, तो ए एंड बी, तो इसमें बी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कन्वर्ज। अगर प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो ड्यूल का भी ऑप्टिमल आएगा, ड्यूल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो प्राइमल का भी क्या आएगा, फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। ड्यूल ऑफ द ड्यूल ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम इज क्या होती है, प्राइमल होती है, सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है ड्यूलिटी का, ये याद रखने आपको, 7 8 4 5 फॉर्मों की स्टेटमेंट है, उसको डेफिनेटली याद रखिए निश्चित रूप से। अगर इजी से इजी क्वेश्चन से अगर यूनिवर्सिटी डालेगी तो यहीं से डालेगी, तो ये प्राइमल होती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपने यहाँ पे करते हैं। ये कहता है x इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल एंड w इज ए सॉल्यूशन ऑफ इज ड्यूल, तो मिनिमम है, तो जेड पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी डी हो जाएगा। ये डायरेक्ट ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है, जेड डी, देखो मिनिमम है तो ये बड़ा, और ये मैक्सिमम ड्यूल है, तो ये डीप का मतलब ड्यूल, और ये तो ये मिनिमम बड़ा, क्योंकि ये से याद रख सकते हैं कि प्राइमल की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो ax होता है वो ग्रेटर देन b होता है, तो ग्रेटर देन इसलिए ग्रेटर देन इक्वल b। इस प्रकार से आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ना कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि जेड पी इज लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। तो आप इसे याद रखिए कि प्राइमल में मिनिमम में ये ग्रेटर देन होता है, तो मिनिमल में जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। If the primal has unbounded solution, then its dual has either no solution or unbounded solution, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्योंकि ये भी डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, कहने का मतलब कोई भी प्राइमल है उसका सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड आता है, अनबाउंडेड का मतलब उसका डायग्राम बनाते हैं, इसका रीजन ऐसा अनबाउंडेड है, तो इसकी प्राइमल को ड्यूल में बदलते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो या तो क्या आएगी नो सॉल्यूशन, या क्या आएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड का अनबाउंडेड भी रख सकता है और नो सॉल्यूशंस भी रख सकते हैं, दोनों में से एक बात होगी, और साइन लगा हुआ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड। इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट किस प्रकार से डिफाइन की जाती है आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट की बात अपने यहाँ पे करते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होती है, कुछ नहीं, दो पॉइंट्स हो गए, एक x1 है एक x2, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट x होता है उसको लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 और लेमडा का मान 0 से 1, ये आपकी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होती है। इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में कंच लगा के x लगा के सच दैट लगा के इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 लेमडा x1, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपने अपने करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, किसी बिंदु के परिमित बिंदु के उत्तल संयोजन का समुच्चय एक कॉन्वेक्स होता है, सेट ऑफ द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। ये भी एक थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक ही विद्वानों अपन ने इसमें क्या देखा
सभी जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है काफी डिमांड सुबह से करे थे, कल के एग्जाम थी, आप लोगों की थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आपको बहुत फास्ट इसमें बता दिया गया है। और आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही भी केयरफुली से याद कीजिए, जो कुछ स्टैंडर्ड बातें होती है उनको याद रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, तो उनका डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। जैसे कुछ किताबों के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ पेपर्स हुए हैं, उनमें बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर ये टफ क्वेश्चंस आपको आगे तो इजी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते, जैसे डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो सिंगल इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन पूछ सकता तो आल्सो सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं बाद में, थैंक यू।